अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं वो हम लोग मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है उनका, और साथ हमने डिस्कस किया था कि उनकी टॉक्सिसिटी कैसे डेवलप होती है, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम इनका यूज़ करते हैं। तो आज हम ड्रग्स की तरफ चलते हैं। ड्रग्स में सबसे पहले जो आ जाते हैं ना वो एंटी मेटाबोलाइट्स। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी अल्काइलेटिंग एजेंट और एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, जो लॉन्ग हमारा मेन आता है ना वो इन्हीं में से प्रेफर किया जाता है। अब उनमें से भी एंटी मेटाबोलाइट्स हमारे पास मेथोट्रेक्सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एंटी मेटाबोलाइट्स की बात की जाए ना तो बेसिकली जो हमारे सेल के जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं ना ये उसी की तरह रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो डीएनए आरएनए के सिंथेसिस है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे इनहिबिट करते हैं, बेसिक सबसे पहले तो, और ये ना जो हमारे पास एस साइकिल होता है ना उसके लिए स्पेसिफिक है, यानी कि एस फेज के अंदर ये स्पेसिफिक एक्ट करेंगे, अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। इस अब ड्रग्स की तरफ चलते हैं। ड्रग्स में सबसे पहले आता है मीथोट्रेक्सेट, पेमेट्रेक्सेट एंड प्रेलाट्रेक्सेट। जो मीथोट्रिक अब ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ चलो ना तो वो सिंपल सा, या आपने ये करना है, जो मीथोट्रिक्सेट है ना वो फोलिक एसिड की तरह मिलता जुलता होता है। ठीक है, अब जो फोलिक एसिड होता है ना उसको एंजाइम ने कन्वर्ट करना एक्टिव फॉर्म में उसकी। ठीक है, वो हमारे पास उसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब क्या होता है, जब फोलिक एसिड ने अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, जो मीथोट्रिक्सेट है ना जिस एंजाइम ने इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जब उसको इनहिबिट कर देगा तो फोलिक एसिड अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, फिर फोलिक एसिड ने डीएनए वगैरह आरएनए वगैरह बनाना होता है तो वो नहीं बने पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं दोबारा से बताती हूँ। जो मीथोट्रेक्सेट होता है ना फोलिक एसिड की तरह इसकी रिजेंबलेंस होती है। अब ये क्या काम करवाता है, जिस एंजाइम ने फोलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना उस एंजाइम को इसने इनहिबिट कर दिया। अब वो एंजाइम क्या होगा, फोलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास डीएनए आरएनए जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म में बनाने थे वो नहीं बन पाएंगे। इस तरह से ये काम करता है। अब पेमीट्रेक्सेट फेलाट्रेक्सेट का भी दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है जैसा इसके, यानी कि उसने भी इसी एंजाइम को इनहिबिट करना होता है। इसके बाद हमारे पास थेरेपेटिक यूजेस आ जाते हैं। तो मीथोट्रेक्सेट को हम लोग लिम्फोसाइटिक लिकीमिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, बर्किल लिम्फोमिया में यूज़ करते हैं, ब्लैडर नेक कैंसर सा जो आपको याद है आपने लिख देना है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा इसकी जो लो डोज होते हैं ना आपने हमने इसको किसके लिए यूज़ करना होता है, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ना उसमें हम यूज़ करते हैं। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में है ना आपने सिंपल सा याद कर लें, जो बॉक्स टेबल बना हुआ है ना 35.8, ठीक है, उसमें आई रूट्स प्रेफर किए हुए हैं। मीथोट्रेक्सेट की बस एक बात है कि वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसके लिए हम लोग इंट्राथेकल रूट उसके लिए हम देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स आपने वो कॉमन से याद कर ले, क्या होता है, माइलोसप्रेशन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा एलोपीकिया करवाता है। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया करवाता है, न्यूरोटॉक्सिटी वगैरह करवाते हैं। ये सारा कुछ इसमें था। इसके बाद ना हमारे पास जो ड्रग आती है वो आती है 6 कैप्टेपिरिन एंड फ्लूडाबिन। आपने इनमें ना जिनके प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नहीं हमें डिस्कवर हुए। ठीक है, आपने इसमें सिंपल सी बस याद करनी है कि हमने इसको किस कैंसर में ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसके प्रेफर करें। एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास साइड बॉक्स में लिखे तो हमने वही लिखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद और इसके अलावा ये किसका प्योर मतलब किसका एनालॉग है, ये प्योरीन के एनालॉग्स हैं दोनों। अब हमारे पास आता है 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल में ना आपने यही बात याद करनी है, ये पायरामिडाइन के एनालॉग होता है। ठीक है, पायरामिडाइन के अंदर क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जगह फ्लोरीन एटम अटैच होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सिंपल सा यही है, खुद जो 5-फ्लोरोयूरासिल है ना वो खुद एंटी न्यूप्लास्टिक जो एक्टिविटी है ना वो नहीं शो करवाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सेल के अंदर एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम के जरिए एंटर होता है, वहाँ जाके ना एक्टिव या वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, वहाँ ये कन्वर्ट होगा, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होती है ना ये थायमिडाइनेज की ना सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, अब जो थायमिडाइन है ना ये हमारे पास डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। जब ये नहीं बना होगा तो डीएनए प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी, डीएनए की जो ग्रोथ होती है वो क्या होगी,
सेल की जो ग्रोथ होगी वो इम्बैलेंस होगी और हमारे पास क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसमें बस आपने सिंपल से ये याद करना है। इसके अलावा इसको ओरल हम प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको आईवी में प्रेफर किया जाता है। कैप्सिटाबिन है, कैप्सिटाबिन को आपने ना ये याद करना है कि कोलोरेक्टल मेटास्टेसिस, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और हम इसको ओरल एब्जॉर्प्शन भी इसकी अच्छी होती है तो दे सकते हैं। ठीक है, साइटाराबिन है, इसमें भी आपने सिंपल सिंपल से ये याद करना है, ये पायरामिडिन के एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और हम इसको एक्यूट नॉन लिम्फोसिटिक लीकेमिया में हम इसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है मैं, अच्छा फार्माकोकाइनेटिक्स आपने वो बॉक्स से याद करनी पढ़ लीजिएगा क्या होती है। एसीटाबिन, ये भी पैराब्रेन का एनालॉग होता है। ठीक है, इसको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में हम प्रेफर करते हैं। जब जेमसीटाबिन है ना, इसको हम लोग इसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी साइटिडीन का एनालॉग होता है, इसको हम प्रोस्टेटिक कैंसर या नॉन सेल लंग कैंसर में प्रेफर किया जाता है। बस इसमें आपने सिंपल सिंपल से याद करना है। इसमें से बस दो ड्रग्स इंपॉर्टेंट थी, वो पहली थी हमारे पास मीथोट्रेक्सेट और दूसरी थी 5-फ्लोरोयूरेसिल। बाकी जो छोटी ड्रग्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्मॉल, बस उसमें आपने बस ये याद करना है कि उसको हम लोग किस कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं बस। इसके बाद ना जो हमारी सेकंड क्लास है ना, वो आ जाती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की जो क्लास की ड्रग्स हैं उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सबका, जितने भी ड्रग्स हैं ना सब में आपने ये लिखना है कि ये बेसिकली फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करवाती हैं और वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो डीएनए के स्ट्रैंड्स वगैरह के ब्रेक डाउन करवाते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करवाती हैं और इस तरह से सेल को क्या करवाते हैं, डैमेज करवाती हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है दो टाइप्स की ड्रग्स आती हैं। ठीक है, एक आती है वो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक होती है और जो एक क्लास है ना बिलियोबाइसिन, वो हमारे पास आती है सेल साइकिल स्पेसिफिक, वो स्पेशल जी फेज में जाके एक्ट करती है G2 में। अब हम अगर बात की जाए ना एंथ्रासाइक्लिन, डोक्सोरोबिसिन, डी यूनोरोबिसिन, इड्रारोबिसिन, ठीक है, ये दो तीन याद कर लीजिएगा। इसमें ना बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। अब बताया हुआ जो डोक्सोरोबिसिन है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं एंटी कैंसर को ट्रीट कर, एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर। ठीक है, अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, सार्कोमास में और क्या कहते हैं, ठीक है, कार्सिनोमास में और सार्कोमास में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में इसको हम प्रेफर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास आता है डोनोरोबिसिन। डोनोरोबिसिन में आपने बस ये याद कर लो, डोनोरोबिसिन और इड्रारोबिसिन ना अक्यूट ल्यूकीमिया में यूज़ करते हैं। मीथोजेंटोन है जो उसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है, इन सबको हम आईवी देते हैं। ठीक है जी, मतलब आईवी इसलिए देते हैं क्योंकि ये जीआईटी में इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास इसका डिवर्स इफेक्ट्स है कि ये कार्डियोटॉक्सिटी करवाते हैं। ठीक है, एलोप्लीकिया वगैरह सारा कुछ जो आपने कार्डियोटॉक्सिटी वगैरह करवाते हैं। इसके अलावा ना हमारे पास ये क्या करवाते हैं एलोप्लीकिया करवाते हैं। अगर हम लोग ट्रस्टजुमाब को ना अगर हम लोग डॉक्सोरोबिसिन के साथ मतलब कम्बिनेशन के तौर पर दे रहे हैं तो ये हमारे पास हार्ट फेलियर के रिस्क को ज़्यादा करवा देते हैं। ठीक है, अब बिलियोमाइसिन को बात की जा रही है तो बिलियोमाइसिन होता है ना, ये G2 फेज स्पेसिफिक होता है, G2 में अपना काम जाके परफॉर्म करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा आपने ये याद करना है, जो बिलियोमाइसिन F2 आयरन है ना, आयरन कम्प्लेक्स में बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन के बाद ये किस एक्टिव फॉर्म में ये ना 2Fe2+ की बजाय ना Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल जो होता है ना, ये डीएनए के अंदर जितने भी बॉन्ड है ना उन सबके साथ जाकर इनको डैमेज करेगा। अब वो स्ट्रैंड डैमेज होगा ना, ज़ाहिर से बॉन्ड डैमेज हो, बॉन्ड साइड डैमेज होंगे तो स्ट्रैंड डैमेज होगा, स्ट्रैंड डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा, क्लोरोसोम्स के जो अबनॉर्मेलिटीज़ होंगी ना वो डेवलप हो जाएंगे, एब्रीवेशंस वगैरह होना चाहिए। इस तरह से पूरा सेल डैमेज हो जाता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की सिंपल सा ये है कि हम लोग डिफरेंट रूट्स को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स में ये सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है, पल्मोनरी टॉक्सिटी वगैरह प्रोड्यूस करवाती है, कफ प्रोड्यूस करवाती है, फीटर फिब्रोसिस वगैरह करवाती है। अब हमारे पास बिलियोमाइसिन लंग, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर दिखाती है। बस आपने सिंपल सिंपल से मैकेनिज्म पढ़ने याद। अच्छा, इसके बाद जो हमारी तीसरी क्लास आती है ना, वो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स बेसिकली नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है, यानी किसी भी फेज पे जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें हमारे पास इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं ना,
आप न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की एग्जांपल लो डीएनए, उसके साथ जाके बाइंड करवा देते, बाइंड होके ना उसकी क्या करवा देते हैं, अल्काइलेशन करवा देते हैं। अब वो जो अल्काइलेशन होती है ना, वो उसकी वजह से क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हमारे पास जनरेट हो जाते हैं और जो ट्यूमर सेल होते हैं ना वो किल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब साइक्लोफोस्फामाइड इफोफोस्फामाइड है ना, इसका आपने सिंपल से ये याद करना है कि ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। अब ये क्या करवाते हैं, हमारे पास लीवर में ना मेटाबोलाइज होते हैं, बायो ट्रांसफॉर्म होते हैं CYP450, और जो इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, फिर वो क्या करवाते हैं, अल्काइलेशन करवाते हैं और इस तरह से ये डीएनए को डैमेज करवा देते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसको ओरल भी दे सकते हैं हम, आईवी भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है ना कौन सा रूट प्रेफर करना है। इफोफोस्फेमाइड को सिर्फ हम आईवी में देते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट्स इसमें आपने ये याद करना है, ये ब्लड टॉक्सिसिटी करवाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं ना एडवर्स इफेक्ट्स के लिए यही मशवरा दूंगी, जो हमारे साइड टेबल बने हैं ना एडवर्स इफेक्ट्स, आप वहाँ से कर लें कि उधर कॉमन ही लिखे हुए, तो कॉमन ही याद कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। यानी कि एलोप्लेकिया करवाता है, माइलोसप्रेशन करवाता है, नोजिया करवाते हैं, वॉमिटिंग करवाता है, डायरिया करवाता है, यहाँ पे ब्लड टॉक्सिसिटी आ जाता है वो करवा रहा है, या ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है नाइट्रोसोरिसिस, इसमें हमारे पास दो आती हैं, कार्मस्टीन, लोमस्टीन। अच्छा, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने सिंपल सिंपल ये दो जो दोनों ड्रग्स होती हैं ना सीएनएस को क्रॉस कर पाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग ब्रेन ट्यूमर में इसको हम देते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा यही है कि ये क्या कर अल्काइलेशन करवाएंगे, अल्काइलेशन की वजह से क्या होगा, रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगी और जो आरएनए वगैरह प्रोटीन सिंथेसिस होंगी ना तो वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सेल की डेथ हो जाती है। ये इस तरह से इनका काम होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स यही है कि आईवी में देना है हम लोगों ने इसको, और हमारे पास चूँकि सीएनएस को क्रॉस कर पाती है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सीएनएस ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, हम ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए इसको हम देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है डी कार्बाजाइन और टेमोजोलामाइड। ठीक है, अब इनमें ना आपने ये याद करना है कि इनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी वहाँ से एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो हमारे पास डी अल्काइलेशन करवाते हैं। ठीक है, अल्काइलेशन करवाते हैं और सेल की डेथ करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने ये याद करना है कि भाई ये किस ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए प्रेफर किए जाते हैं। अब हमारे पास दूसरे अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, उसमें हमारे पास आते हैं मैक्लोथीरामाइन, क्लोथामाइन, ठीक है, मेल्फालाइन, और हमारा क्लोरम्ब्यूसिल, बुसल्फान, ये सारा कुछ आपने इनमें बस सिंपल से यही याद करना है कि ये कि कहते मैक्लोरिथामाइन है ना, जो उसको हम लिम्फेटिक कैंसर में यूज़ करते हैं। मेल्फेलिन को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल माइलोमा में यूज़ करते हैं। क्लोरम्ब्यूसिल को हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लिम्फोसिटिक लिकीमिया में यूज़ करते हैं। बुसल्फान को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, माइलोजीनियस लिकीमिया में यूज़ करते हैं। मतलब बस आपने इनकी वो याद करनी किसके लिए हमें इसको ट्रीट करना है। फिर हमारे पास जो ड्रग्स आती है ना नेक्स्ट क्लास है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स हैं। अब हमें पता है कि जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स होती है ना, वो जो सेल के स्ट्रक्चर है ना उसको बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जो अब जो हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स होती है ना, वो डीएनए की जो पोजीशनिंग होती है ना उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स होते हैं ना, बेसिकली ये इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्पिंडल्स को ही इनहिबिट करते हैं। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं वो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, पैराट्रैक्सिड एंडोडोकेटाक्सिल आ जाता है। अब विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, वो सिंपल सा ये है कि क्या करवाते हैं, हमारे पास सेल साइकिल फेज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ये जो एम फेज होता है ना, उसमें ये जो माइटोसिस हो रही होती है उसको ब्लॉक करते हैं। एम फेज में माइटोसिस को ब्लॉक करेंगे और उसके वजह से, और कैसे ब्लॉक करेंगे, हमारे पास जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना उसके साथ जाके बाइंड करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स बनेगी ना वो डिसफंक्शनल बनेगी और ऑटोमेटिकली डीएनए भी डिसफंक्शनल वगैरह बनेगा, तो हमारे पास सेल की डेथ हो जाएगी। सेल, ये मैं दोबारा से इसका बताती हूँ। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है जो, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये एम फेज में जाते हैं, वहाँ जाके स्पेसिफिक जो माइटोसिस होती है उसको ब्लॉक करते हैं। कैसे ब्लॉक करते हैं, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ बाइंड कर जाते हैं। अब वो जब बाइंड करेंगे तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनेगी वो अब नॉर्मल बनेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल जो हमारा डीएनए होता है वो सही नहीं बनेगा, तो सेल की डेथ हो जाएगी। ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आईवी हम लोग प्रेफर करते हैं अगर हमें रैपिड सेल को किल करना होता है। अब एडवर्स इफेक्ट्स में आपने वही याद करना है, फेलिबाइटिस करवाते हैं, सेलुलाइटिस करवाते हैं, चूँकि ये हम लोग आईवी प्रेफर करते हैं, तो एलोपीकिया करवाते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह ये प्रोड्यूस करवाते हैं।
पैक्लीटैक्सिल आता है, ठीक है, और डोक्सीटैक्सिल। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने ये याद करना है, ये G2 या M फेज के अंदर उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये जो पॉलीमराइजेशन होती है ना, इसको वो जो थे ना लास्ट वाले, वो पॉलीमराइजेशन को कम करते इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन ये इसको क्या करवाते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ना अकोमोडेशन हो जाती है, वो इकट्ठे जमा हो जाते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाएंगे ना, तो हमारे पास जो डीएनए क्रोमोसोम्स की डिसएग्रीगेशन होती है, यानी जो सेपरेशन होती है ना, वो नहीं हो पाती, और इस तरह से सेल की डेथ होती है। ये इनका सिंपल सा ये था। इसके अलावा उसको हम लिकोपीनिया में, न्यूट्रोपीनिया वगैरह में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर प्लाटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना, वो अल्कालाइटिंग एजेंट्स की तरह ही होता है, ठीक है। बस इसके में आप ड्रग्स याद कर लीजिएगा, और एडवर्स इफेक्ट्स भी इनके सेम है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स भी इनकी सेम होती है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स। ये ना हमारे पास जो टोपो आइसोमरेज इंजाइम होता है ना, उसको इनहिबिट करते हैं, जो कि ना डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होगा, जब इसी एंजाइम को टोपोआइसोमरेज 1 को इनहिबिट किया जाएगा, तो जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है ना, वो नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। उसकी वजह से सेल की जो ग्रोथ होती है ना, वो इनहिबिट हो। जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है ना, बेसिकली सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ना हमें ये सेल को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, उसके बाद सेल डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम इनहिबिटर होता है ना, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स नहीं आते, और सिग्नल्स नहीं आने की वजह से क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं करते। इस तरह से सेल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसके बाद आप इसकी क्लासिफिकेशन की ड्रग्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा एक बार। ये मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने यही लिखना है सब में, रिवर्स इफेक्ट्स भी आपने सेम लिखने हैं।